नमस्कार और आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने जो पीडीएफ और नोट्स का स्टैक है ना, वो इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलता है जो किसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तो ये सच में खजाना है। आज का हमारा विषय है तुगलक वंश। अगर हम समय के पन्नों को पीछे पलटे ना, तो 1320 से लेकर 1414 तक का ये कालखंड अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है। एकदम सही बात है। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास केवल गुजरी हुई तारीखों का कोई सूखा सा ब्यौरा नहीं है। अगर गहराई में जाएं तो समझ आता है कि उस समय की नीतियां और सत्ता को लेकर जो महत्वाकांक्षाएं थीं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। हाँ, अक्सर होता यह है कि इतिहास पढ़ते समय हम केवल तथ्यों को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो पूरा परिदृश्य बिल्कुल साफ हो जाता है। जी मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसीलिए आज के इस सत्र का एक बहुत ही स्पष्ट और खास लक्ष्य है। हम स्रोत सामग्री की एक एक लाइन कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑडियो सीधे तौर पर एक टीचिंग एआई वीडियो के लिए भी इस्तेमाल होने वाला है। जी। तो टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत जो भी उम्मीदवार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सत्र बहुत खास होने वाला है। तो ठीक है, आइए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहेंगे इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल 1320 से 1325 तक रहा। दस्तावेजों से शुरुआत करें तो गयासुद्दीन के पिता का नाम कुतुलुग खान था। ये जो नाम है ना, कुतुलुक खां, ये अपने आप में उस पृष्ठभूमि को दर्शाता है जहां से गयासुद्दीन निकल कर आए थे। जब हम 1320 के दशक की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत भारी उथल-पुथल से गुजर रही थी। खिलजी वंश अपने अंतिम दौर में ढह चुका था। एकदम। और दिल्ली की गद्दी पर एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। ऐसे में एक मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर तुगलक वंश का ये महत्वपूर्ण सीक्वेंस सामने आता है, जो 1320 से 1414 तक चलता है। दस्तावेजों में 3 प्रमुख शासकों का जिक्र बार बार आता है, जिन्हें शॉर्टकट में याद रखा जा सकता है। हाँ, जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी। जी, सबसे पहले जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। उसके बाद एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। और फिर एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक, जिनका समय 1351 से 1388 तक रहा। ये डायनेस्टी सीक्वेंस परीक्षा के नजरिए से सच में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करने के सीधे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे की कहानी देखें, तो गयासुद्दीन के सामने केवल गद्दी पर बैठने की चुनौती नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक पूरी तरह से चरमराई हुई प्रशासनिक व्यवस्था को फिर से खड़ा करने की चुनौती थी। और यहीं से उनकी सबसे खास प्रशासनिक नीति का जन्म होता है। जी हाँ, और स्रोत सामग्री इस नीति पर बहुत जोर देती है। गद्दी पर बैठते ही गयासुद्दीन ने जो नीति अपनाई, उसे रस्मो मियान कहा गया। इसका सीधा सा मतलब था मध्य नीति, ना तो बहुत ज्यादा कठोरता और ना ही बहुत ज्यादा ढिलाई। हाँ, और नोट्स बताते हैं कि उन्होंने अकाल जैसी गंभीर आपदाओं से निपटने के लिए इस नीति के तहत बहुत कारगर कदम उठाए। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, इससे पहले भी तो सुल्तान हुए हैं, तो गयासुद्दीन की इस रस्मो मियान नीति में ऐसा क्या अलग था जिसने इसे इतना सफल बनाया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसे हम कर वसूली का गोल्डीलॉक जोन कह सकते हैं। गयासुद्दीन से पहले अलाउद्दीन खिलजी के दौर में नीतियां बेहद कठोर थीं। किसानों से इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता था कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। मतलब अत्यधिक कठोरता का दौर। जी। और वहीं दूसरी तरफ अगर नीतियां बहुत ढीली छोड़ दी जाएं तो खजाना खाली हो जाता है। रस्मो मियान का मतलब था कि किसानों पर इतना कर न लगे कि वो खेती छोड़ दें, और इतना कम भी ना हो कि सुल्तान सेना को वेतन ही न दे पाए। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब उन्होंने संतुलन पर काम किया, और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो परीक्षाओं के लिए बहुत अहम तथ्य है। नहरों का निर्माण। बिल्कुल, हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने कृषि और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पहले बार किसी सुल्तान का ध्यान कृषि के बुनियादी ढांचे पर गया। क्या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक कूटनीति थी? इसमें कूटनीति और अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा हाथ था। 14वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर टिकी थी।
अकाल पड़ने का सीधा मतलब था फसलें बर्बाद होना। और खजाना खाली होना। सही कहा। गयासुद्दीन ने समझ लिया था कि नहरों का निर्माण करवाकर वो दिल्ली सल्तनत के लिए एक सुरक्षित टैक्स बेस तैयार कर रहा है। ये एक बहुत ही दूरदर्शी कदम था। बाकी लेकिन प्रशासन तो केवल एक पहलू है। हाँ। अगर हम उनकी सैन्य ताकत की बात करें तो स्रोत एक ऐसा डेटा ब्लॉक देते हैं जो हैरान कर देने वाला है। दस्तावेजों के अनुसार गयासुद्दीन ने मंगोल आक्रमणों को पूरे 29 बार विफल किया। 29 बार? ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। और इसी सफलता के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए हमें सोचना होगा कि उस दौर में मंगोल कौन थे। वे दुनिया की सबसे खूंखार और खौफनाक सैन्य शक्ति थे। दिल्ली सल्तनत के लिए वे एक लगातार बना रहने वाला बुरा सपना थे, जो बार बार उत्तर पश्चिमी सीमा से हमला करते थे। और गयासुद्दीन का लगातार उन्हें हराना साबित करता है कि उसकी सीमा सुरक्षा नीतियां कितनी मजबूत थीं। मुझे लगता है कि ये जो गाजी की उपाधि है ना, जी, जिसका अर्थ धर्म का रक्षक होता है, जी, ये केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, ये एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल मैसेजिंग भी रही होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा था। अपनी प्रजा को ये दिखाना कि तख्त एक ऐसे योद्धा के पास है जो अजय मंगोलों को रोक सकता है, ये उसे बहुत बड़ी लेजिटिमेसी देता था। सैन्य अभियानों की ये बात हमें स्रोतों में दिए गए एक सटीक कालक्रम की ओर ले जाती है, जिसे सुनने वालों को अपने नोट्स में जरूर दर्ज कर लेना चाहिए। 1321 से 1323 के बीच जूना खां के नेतृत्व में तेलंगाना का अभियान हुआ और उसके बाद 1324 में मंगोल विजय प्राप्त की गई। और उसी साल यानी 1324 में ही बंगाल का अभियान भी हुआ। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो नाम हमने अभी सुना, जूना खां, यही वो सेनापति है जिसने तेलंगाना अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। जी, और दस्तावेजों में स्पष्ट है कि इसी अभियान के बाद जूना खां का नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रखा गया। वही मोहम्मद बिन तुगलक जो आगे चलकर अगला सुल्तान बना। जूना खां का ये उदय ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप कूटनीति देखिए, गयासुद्दीन खुद दिल्ली और उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों से निपट रहा था, जबकि उसने अपने बेटे जूना खां को दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पिता उत्तर संभाल रहा है और बेटा दक्षिण। बिल्कुल। जूना खां की सफलता ने उसे दरबार में बेहद शक्तिशाली बना दिया और उसे उलूग खां की उपाधि भी दी गई। साम्राज्य की सीमाएं तो सुरक्षित हो गईं, लेकिन सुल्तान का रुतबा उसके द्वारा बनाए गए किलों में भी दिखता है। हमारे स्रोतों के अनुसार गयासुद्दीन का राज्याभिषेक 1000 खंभा महल में हुआ था। और निर्माण कार्यों की बात करें तो उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर और किला बसाया। साथ ही 56 कोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया। वास्तुकला का ये हिस्सा परीक्षाओं में अक्सर जोड़े मिलाने वाले प्रश्नों में देखा जाता है। तुगलकाबाद के किले की सबसे बड़ी विशेषता उसकी ढलवा दीवारें हैं, जिन्हें बैटर्ड वॉल्स कहा जाता है। ये ढलवा दीवारें क्यों बनाई जाती थीं? क्या ये सिर्फ डिजाइन था? और यह पूरी तरह से एक सैन्य आवश्यकता थी। दीवारें नीचे से चौड़ी और ऊपर की तरफ तिरछी होती थी, ताकि दुश्मन के तोपखाने या गोलों का असर कम हो। हर चीज सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाई गई थी। ये तो वास्तुकला की बात हुई, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिस्सा होता है उस काल के साहित्यिक साक्ष्य या ऐतिहासिक स्रोत। जी, जिन्हें अक्सर छात्र रटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास पीडीएफ में किताबों और लेखकों की एक लंबी सूची है। चलिए इसे एक चर्चा में बदलते हैं ताकि यह हमेशा के लिए याद हो जाए। सबसे पहला नाम आता है जियाउद्दीन बर्नी का। इनकी 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। बर्नी को आप दरबार का इनसाइडर मान सकते हैं। उसकी तारीख फिरोज शाही हमें तुगलक वंश की राजनीति और दरबार के भीतर चलने वाले षड्यंत्रों का सबसे प्रामाणिक नजरिया देती है। इसके बाद दूसरा नाम है मशहूर कवि अमीर खुसरो का, जिनकी रचना है तुगलकनामा। अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता था, उनका नजरिया बर्नी से बिल्कुल अलग था। तुगलकनामा पद्य में लिखी गई है। ये गयासुद्दीन की विजय गाथा को एक महाकाव्य की तरह पेश करती है। और फिर एक ऐसा गवाह आता है जो भारत का था ही नहीं, मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, जिनकी पुस्तक किताब उल रिहला हमारी सूची में है। इब्न बतूता एक विदेशी जर्नलिस्ट की तरह थे। उनका यात्रा वृत्तांत किताब उल रिहला उस पूरे युग की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का जमीनी सच दिखाता है, वो बातें जो दरबारी इतिहासकारों से छूट जाती हैं। बेहतरीन। सूची में कुछ और नाम भी हैं जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। फुतूहात फिरोज शाही,
जो खुद बाद के शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। फिर है फुतूह उस सलातीन, जिसके लेखक इसामी हैं। और अंत में तारीख मुबारक शाही, जिसे याहिया बिन सरहिंदी ने लिखा है। ये सभी स्रोत मिलकर एक पूरा व्यू बनाते हैं। लेकिन इन सब युद्धों और किताबों से परे गयासुद्दीन तुगलक के जीवन का एक ऐसा किस्सा है जो बेहद नाटकीय है। एक सूफी संत के साथ उनका सीधा टकराव। जी। और ये टकराव हमें आज के सत्र के सबसे रोमांचक मोड़ पर ले आता है। ये बात है सुल्तान और दिल्ली के प्रभावशाली सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच के विवाद की। इसी विवाद ने इतिहास की सबसे मशहूर कहावत को जन्म दिया था। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब सुल्तान 1324 में बंगाल अभियान पर गया हुआ था, तब दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो औलिया से बुरी तरह नाराज हो गया। सुल्तान ने संदेश भेजा कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही वे शहर छोड़कर चले जाएं। और इसी के जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, जिसका सीधा सा मतलब है दिल्ली अभी दूर है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये राजनीतिक सत्ता और आध्यात्मिक वर्चस्व की लड़ाई थी। निजामुद्दीन औलिया जनता के बीच सुल्तान से भी ज्यादा लोकप्रिय थे। और सबसे बड़ी बात, सुल्तान का अपना बेटा जूना खां निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा अनुयायी था। सुल्तान को डर था कि संत के प्रभाव में उसका बेटा बगावत न कर दे। बिल्कुल। औलिया का वो कथन, दिल्ली अभी दूर है, एक तरह की खौफनाक भविष्यवाणी बन गया था। निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमारी पीडीएफ में कुछ और डेटा पॉइंट्स हैं जो सीधे परीक्षाओं में आते हैं। औलिया के गुरु का नाम फखरुद्दीन था, जिन्हें गंजे शकर के नाम से जाना जाता है। और उनकी मशहूर दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण किताब का जिक्र है, फवाइद उल फवाद। यह निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का संकलन है, जिसे अमीर हसन सिजी ने लिखा था। यह किताब संतों की बैठक का एक रिकॉर्ड है। लेकिन सुल्तान और संत के इस विवाद का अंत जैसा हुआ, वो चौंकाने वाला था। वर्ष था 1325। बंगाल अभियान जीतने के बाद गयासुद्दीन वापस लौट रहा था। दिल्ली के पास अफगानपुर में सुल्तान के स्वागत के लिए एक विशाल लकड़ी का महल बनवाया गया था। जश्न का माहौल था। लेकिन स्वागत समारोह के दौरान ही वो भारी भरकम लकड़ी का महल अचानक भरभरा कर गिर पड़ा और सुल्तान गयासुद्दीन उसी मलबे में दबकर मारा गया। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्रश्ड इन वुडन पैलेस। और दस्तावेजों के अनुसार इस महल का आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि अहमद अयाज था। उस समय सुल्तान के साथ वहां कुल 3 भाई मौजूद थे, गयासुद्दीन खुद, शिहाबुद्दीन और नसरुद्दीन। इन सभी की दबकर मौत हो गई। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या यह सच में केवल वास्तुकला की एक मामूली दुर्घटना थी? सुल्तान का शाही स्वागत हो रहा है और महल उसी समय ढह जाता है जब सुल्तान अंदर होता है। इब्न बतूता ने स्पष्ट रूप से इशारा किया है कि ये महल जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया था कि हाथियों के टकराते ही गिर जाए। और बनवाया किसने था? ये सुल्तान के अपने बेटे जूना खां के आदेश पर बनवाया गया था। वही जूना खां जो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और जिसे औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। बिल्कुल। ओह, ये तो सारी कड़ियां जुड़ने जैसी बात हो गई। खैर, इससे पहले कि हम इस थ्रिलर के रहस्य में पूरी तरह खो जाएं, समय आ गया है कि हम आज के सत्र के सभी महत्वपूर्ण एग्जाम की पॉइंट्स को तेजी से दोहरा लें, ताकि सुनने वाले उम्मीदवारों के दिमाग में सब कुछ बिल्कुल साफ रहे। जी बिल्कुल। तो जो सबसे जरूरी तथ्य आज हमने खंगाले वो ये हैं। पहला, गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। दूसरा, वह दिल्ली का नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। तीसरा, उसने 29 बार मंगोलों को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। चौथा, जूना खां के नेतृत्व में उसने तेलंगाना अभियान किया और बाद में जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक बना। पांचवां, निजामुद्दीन औलिया के साथ उसका मशहूर विवाद हुआ, जहां से दिल्ली अभी दूर है की ऐतिहासिक कहावत निकली। और छठा, 1325 में वास्तुकार अहमद अयाज द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबकर उसकी मृत्यु हो गई। ये सारांश किसी भी परीक्षा के रिवीजन के लिए एकदम सटीक है। ये सभी तथ्य बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज के सत्र को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जिस लकड़ी के महल के गिरने से सुल्तान की मृत्यु हुई, उसके ठीक बाद जूना खां तुरंत गद्दी पर बैठ गया, बिना किसी विरोध के। हाँ, सूफी संत की भविष्यवाणी का सच होना, एक अस्थिर महल जो सही समय पर गिरता है, क्या ये साधारण दुर्घटना थी या सत्ता पाने के लिए रचा गया इतिहास का एक बेहद सटीक और खौफनाक परफेक्ट मर्डर?
इतिहास अक्सर दुर्घटनाओं और साजिशों के बीच की बारीक रेखा को मिटा देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या बात है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का हमारा ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे गयासुद्दीन ने एक डगमगाती सल्तनत को संभाला, नीतियां बनाई और फिर कैसे साजिशों का शिकार हुआ। जी, उम्मीद है आज का यह सत्र, जो विशेष रूप से टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया था, आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहद मददगार साबित होगा। इन सभी जानकारियों को दोहराते रहें। हमारे अगले विश्लेषण का विषय होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा लेकिन सबसे ज्यादा विवादित सुल्तान भी कहा जाता है। तो मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।